डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। F1 की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे भारतीय मुद्रा बाजार की वर्तमान एवं नवीन प्रोजेक्ट के बारे में। उसी से आगे बढ़ते हुए आप बात करेंगे, उसके कुछ आगे के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है सावधि मुद्रा बाजार। सावधि मुद्रा बाजार क्या है? दैट इज टर्म मनी मार्केट, मतलब ऐसा मुद्रा बाजार जो किसी अवधि के लिए है। और जो मुद्रा बाजार है वो जनरली नाम क्या बताया, ये कैसा होता है? अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म। मैंने बताया आप लोगों को पहले, ये कैसा है? अल्पकालीन है। तो इसकी अवधि अलग अलग, 114 दिन, 91 दिन, एक दिन से लेकर 365 दिन, 64 दिन या 1 वर्ष, जो भी हो गया वो उसकी अवधि होती है। बट होता क्या है, अपने यहाँ पे जो रेपो रेट है वो ज़्यादा जल्दी से चेंज नहीं होती, उसमें गतिशीलता नहीं, डायनेमिक्स वो डायनेमिक नहीं है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जो सोच के सावधि मुद्रा बाजार की क्या कहते हैं स्थापना की गई थी, वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ गतिशील रेपो रेट नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा विकास, जितना सोचा था उतना विकास इसका नहीं होगा। फिर दूसरा आता है ब्याज दर फ्यूचर या भावी सौदे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर IRF, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जिसको IRF भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या चीज था कि जो बैंक है और एक प्राथमिक व्यापारी होता है, प्राथमिक व्यापारी को यहाँ आऊंगा जब आपको वापस समझा दूंगा, अभी मैं नहीं समझा रहा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक और प्राथमिक व्यापारी को फ्यूचर में लेन देन की छूट दी गई थी, फ्यूचर सौदों के अंदर ब्याज दर में, ठीक है, इसकी लेन देन की छूट दी गई थी। और उस समय क्या किया गया था, इनको 3 जून 2003 को इसको आगे आगे बढ़ाने के लिए 3 जून 2003 को 10 वर्षीय भावी सौदे सरकार ने इश्यू किए, गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ने 91 दिन या 3 माह के ट्रेजरी बिल इश्यू किए और 10 वर्षीय सरकारी कूपन इश्यू किए। जीरो कूपन कहते थे जिनको, क्या कहते थे? जीरो कूपन, वो मार्केट में इश्यू किए। बट फिर भी जितना गतिविधियां थी, क्योंकि बैंक जो है, बैंकों ने इसके अंदर किया काफी ढिलाई बढ़ती और उसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। अब फ्यूचर भावी सौदे आके होता क्या है, तो फ्यूचर भावी सौदे वो चीज होती है जब आप फ्यूचर में कोई चीज ब्याज से बचाने के लिए बैंकों को ब्याज के नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या किया था, ये चीज चालू की थी। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना पहले भी आपको, फ्यूचर की कोई रेट ले ली, मान लो 10% चल रही है, फ्यूचर में हो सकता है कि 20% पहुंच जाए, तो आपने क्या किया, 15% के किसी के साथ डील कर ली कि जब आप लोन दोगे या लोन लेंगे तो 15% के साथ उस समय पर हम डील करेंगे उस भावी सौदे में, फ्यूचर के अंदर। तो उसको क्या कहता है अपन, भावी सौदे। जब फ्यूचर में कोई डील करने वाले हैं और उसके लिए अभी से निर्णय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि अपन भावी फ्यूचर के अंदर किस ब्याज दर के ऊपर आपको लोन देंगे या लोन लेंगे, उसी को अपन क्या कहते हैं, ब्याज दर फ्यूचर भावी सौदे, ठीक है। तो ये ज्यादा विकसित नहीं हो पाया क्योंकि बैंकों की नरमी रही और मूल्यांकन उन्होंने से ढंग से नहीं किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो छूट उनको दी गई थी ब्याज दर फ्यूचर के लेन देन में, ब्याज दर फ्यूचर के लेन देन में जो उनको छूट दी गई थी कि हाँ आप कर सकते हो, अनुमति दी गई थी, वो उन्होंने उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए और ज्यादा इसकी जो गतिविधियां थी वो सीमित रही। फिर आता है रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उपकरण पर समिति। इस पर समिति बनाई उन्होंने, रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उपकरण, कमेटी ऑन रुपीज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स पता है आप लोगों को क्या होता है? देखो डेरिवेटिव्स क्या चीज है, मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो फॉर एन एग्जांपल लिखा हुआ है आपको डेरिवेटिव्स को समझाने के लिए कि मान लो आईपीएल ले लेते हैं, आईपीएल होने वाला है, जैसे अपन उसका उसमें नहीं जाना, आईपीएल मान लो 20 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। अब मुझे आईपीएल का टिकट चाहिए, मैं टिकट लेने गया तो टिकट की रेट कितनी थी, 20,000 रुपये, लेकिन अब मुझे या 2,000 रुपये टिकट की रेट थी, वो मुझे नहीं मिल रहा है, डील्स हो चुकी है। फिर वहाँ मुझे मेरा फ्रेंड मिलता है, क्या मिलता है, फ्रेंड मिलता है, वो मुझे कहता है कि मैं वो वहीं आईपीएल की जो समिति थी उसमें काम कर रहा था, उसने कहा मैं टिकट दिलवा के मेरा रेफरेंस लेटर लेके जाओ और आप रेफरेंस लेटर जब भी दिखाओगे 20 तारीख से पहले आपको टिकट मिल जाएगा VIP कोटे से। तो कहता ठीक है,
तो वो क्या करता है 2000 रुपए के लिए एक रेफरेंस लेटर इसको लिख के दे देता है, मुझे लिख के दे देता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी तक उसके पास नहीं गया हूँ, आज मान लो 1 दिसंबर को उसकी रेट कितनी रहती है उसी टिकट की कितनी हो जाती है, मान लो 2000 से बढ़ के 2500 रुपये हो जाती है। तो 500 रुपये क्या होगा, 500 रुपये वैल्यू क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न या डेरिवेटिव कहलाएगा। तो क्या होता है कि मेरे पास है चीज वो, लेकिन अब जो पेपर है उसके मूल्य क्या होगा, अगर मैं उसको पेपर को बेचूंगा तो 2000 रुपये नहीं है किसी को, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा कोई 2500 रुपये मतलब 500 रुपये मैं उसमें कमा सकता हूँ। 2000 रुपये टिकट लाऊंगा और 2500 में टिकट बेच दूंगा, तो पेपर डेरिवेटिव की कीमत मेरी कितनी होगी 2500, और वो मान लो 15 दिसंबर को बढ़ के 3000 हो जाती है, तो मेरी डेरिवेटिव की बढ़ के कितनी हो जाएगी 1000। लेकिन 20 दिसंबर के बाद क्या होगा, 21 दिसंबर को क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये चीज होती है। तो इसके अंदर क्या चीज है कि ब्याज दर के अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होता है कि फ्यूचर में जाकर एक इसके अंदर टाइम पीरियड दिया हुआ होगा कि इस टाइम पीरियड तक आपको हमने ये रेट पे ब्याज दर देना है। अब वो ब्याज दर बढ़ती है तो फायदा होगा, और एक टाइम के बाद वो ब्याज दर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है रेपो रेट के ऊपर, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के ऊपर, ठीक है ना। तो उसका ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, आप लोगों को पता है रिवर्स रेट या बताया तो रेपो रेट पता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या चीज होती है, देखो रेपो रेट के अंदर क्या चीज होती है, जब कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है, क्या लेता है लोन, तो जिस दर पे वो लोन लेता है उसको अपन क्या कहेंगे, उस रेट को क्या कहेंगे रेपो रेट। फिर क्या होता है, कई बार बैंक के पास जो व्यापारिक बैंक है उनका ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, आप भी क्या करते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन लोगे और आपका ज्यादा पैसा बैंक में जमा करवाओगे। वैसे बैंक भी क्या करते हैं, अपना पैसा अपने बैंक के पास जमा कराते हैं, जो कौन है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक के पास जब व्यापारिक बैंक में पैसा एक्स्ट्रा पैसा जमा कराते हैं तो उनको ब्याज दिया जाता है, जैसे आपको ब्याज मिलता है आपके सेविंग्स अकाउंट पे, उसी तरह से उनको भी ब्याज मिलता है। तो जिस दर से वो ब्याज मिलता है वो क्या कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। ये आप याद रखना रिवर्स रेपो रेट। तो ये आपको चीज याद रखनी है। तो व्युत्पन्न उपकरण जो है पूरा बेस किस पे है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे। फिर आता अगला पार्ट आता है प्राथमिक व्यापारियों द्वारा भाग लेना, पार्टिसिपेशन बाय प्राइमरी डीलर्स। अब अपन ने बात की थी, मैंने बताया था यहाँ पे आके क्या नाम है, मैंने इनके अंदर बोला ना फ्यूचर 2200 के अंदर के व्यापार जो प्राथमिक व्यापारी जो बैंक है उनको छूट दी गई थी इसके अंदर लेन देन करने की। तो प्राइमरी डीलर्स होते क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड या पंजीकृत संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जिनका काम क्या है सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना और उनको बाजार में बेचना। एक तरह से वो क्या कर सकता है सरकारी प्रतिभूति का बाजार है। तो वो डीलर्स जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं प्राथमिक डीलर्स, जो इसके अंदर डील करते हैं। वो क्या करते हैं रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं और मार्केट में उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो वही माने प्राथमिक व्यापारी। तो इन्होंने क्या किया था कि इनको भी भाग लेने के लिए स्वीकृत किया, अधिकृत किया। फिर अभी आता है आपका समपार्श्विक उधार लेने देने संबंधी दायित्व, कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, जिसको अपन शॉर्टकट में कहते हैं सीबीआई। सीबीआई क्या चीज था, ये 20 जनवरी 2003 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 1 वर्ष। मैंने बताया कि भारत मुद्रा बाजार कैसा है अल्पकालिक है, इसलिए इसकी अवधि कितनी है, मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, एक अवधि 1 दिन से 1 वर्ष। इसे अब इसमें है चीज क्या, ये भी सब चीज वही है जिससे आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, बट यहाँ पे बैंकों को सीआरआर में छूट है। कैश रिजर्व रेशियो पता है आप लोगों को, कुछ पैसा अभी शायद 4% है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट या आप किसी से पैसा जमा करवाते हैं अपने अकाउंट के अंदर बैंक के द्वारा, बैंक के पास कोई जमा आता है तो उसका 4% एज ए सीआरआर क्या करना पड़ता है, बैंक को रिजर्व बैंक के पास जमा कराना पड़ता है। तो यहाँ पे सीआरआर में छूट है और ये अधिक लचीला है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये ज्यादा मार्केट में लोकप्रिय हो गया। ज्यादा लोकप्रिय हुआ तो क्या हुआ, इसको 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी शुरुआत हुई 47 करोड़ रुपए से। इसका टोटल जो आय व्यय क्या कहते हैं उसको अपन ट्रांजैक्शन था वो 47 करोड़ का था। फिर 2004 अप्रैल में बढ़ गया 2500 करोड़ हो गया, एक साल के अंदर। फिर 2004 अक्टूबर आते आते ये कितना हो गया 466 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये इसके अंदर ट्रेंड चल रहा है, काफी लोकप्रिय है। फिर अगला आता है मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड। क्या होता है म्यूचुअल फंड, बताया आपको पारस्परिक कोष है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक साथ पैसा जमा कराते हैं। यहाँ पे कौन जमा कराता था, सार्वजनिक वित्त संस्थान और व्यापारिक बैंक, ये इन दोनों ने मिलकर क्या किया था म्यूचुअल फंड इश्यू किए थे मार्केट के अंदर
और उसके थ्रू वो क्या करते थे, ये किसके अंदर इन्वेस्ट करते थे, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बिल, इसके अंदर सारा पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो ये भी काफी बड़ा लोकप्रिय हुआ। फिर आया ट्रेजरी बिल बाजार, बताइए, मैंने बताया आपको, जहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियां मार्केट में सरकार द्वारा अपने आप को लोन पूरा करने के लिए कुछ प्रतिभूतियां मार्केट में निकाली जाती है, ठीक है, उसी का क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल मार्केट। जब सरकार को पैसे की जरूरत है, अल्पकालिक धन की जरूरत है, चाहे वो कर भरना है, चाहे कोई और कोई काम करना है, ठीक है, तो वो क्या करती है, ट्रेजरी बिल मार्केट में इशू करती है और जिसके थ्रू वो पैसा जुटा लेती है। फिर आता है व्यापारिक बिल। ये भी मैं बताया था, व्यापारिक कंपनी द्वारा, इंस्टीट्यूशंस द्वारा मार्केट में इशू किया जाता है अपने आप छोटा अल्पकालिक ऋण जुटाने के लिए। इसकी अप्रैल 2001 में 711 करोड़ था, जो सितंबर 2011 में 1921 करोड़ हो गया, और बाद में जब 2012 के अंदर 907 करोड़ तक घट भी गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता सरकारी प्रतिभूति व्यापार निगम, इस सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 के अंदर। क्यों किया गया था, ताकि सहायक बाजारों का विकास हो सके। और लास्ट आता है वित्त एवं भट्टा गृह की स्थापना। इसकी स्थापना की गई थी 25 अप्रैल 1988 को, जब बाजार में है तरलता बनाए रखने के लिए, ताकि कहीं पे वित्त प्रोवाइड किया जा सके या भट्टा के ऊपर भी किसी से ऐसा लिया जा सके, ताकि इसको डिस्काउंट पे ब्याज मिल जाए एक्स्ट्रा। तो इसकी स्थापना की गई थी बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाने के लिए। तो ये था आपका भारतीय मुद्रा बाजार की वर्तमान या नवीन प्रवृत्तियां। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के जो भी पॉइंट्स होंगे। थैंक यू।